चलिए, तो जैसा कि हम एक सीरीज स्टार्ट किए थे। आज हमारा भारत के भूगोल का तीसरा क्लास है। इसके पहले भारतीय इतिहास की क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 डल चुकी है और भारत के भूगोल की क्लास 1, क्लास 2 भी जो है डल चुकी है। आज हम भारत के भूगोल को 20 क्वेश्चन के साथ जो भी मिसलेनियस पार्ट था उनको हम समाप्त करेंगे और एक नया विषय बाल मनोविज्ञान या अन्य जीएस पर चर्चा करेंगे, जो भी हमको ठीक लगे। क्लियर है? चलिए हम आज के प्रश्नों के साथ बढ़ते हैं। अब लास्ट में जो मिसलेनियस प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से जीएस के पार्ट में आते हैं, ये आपको समझना है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर है। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ में भी देखते होंगे महानदी के तट पर कौन है, राजिम शहर वगैरह ऐसा पूछता है ना। तो याद रखना, वैसे ही आपके राष्ट्रीय स्तर पर भी गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर है ये पूछा जाता है। तो गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है ये नहीं है आपका, ये पूछा जाएगा, या है भी पूछ सकता है। नहीं, इस प्रश्न में क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ना कि कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं है। तो कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर है, कानपुर है, ठीक है, यूपी में। बिहार में क्या है आपका, पटना, वाराणसी, ठीक है। दिल्ली जो है वो आपका गंगा नदी के तट पर नहीं है। आगे थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे, थोड़ा बहुत यमुना नदी इनका पास में रहेगा, जो आपके गंगा नदी है वो आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो याद रखना, कानपुर है, पटना है, वाराणसी और भी कई स्थान है जो हम देखेंगे। तो यहाँ पर दिल्ली नहीं है, ये आपको याद रखना है। ऐसी और कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछते, तो शहरों को जो मैंने आपके लिए लगभग 11 शहर सेलेक्ट किए हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आता है। जैसे आगरा, आगरा कहां पर है, यमुना, ठीक है। तो याद रखना, आगरा शहर जो है यमुना नदी पर है। अहमदाबाद कहां है, साबरमती, यहीं पर क्या बना था, सत्याग्रह आश्रम, गांधी जी ने बनाए थे। क्या आपका, सत्याग्रह आश्रम, ठीक है। तो साबरमती कौन से मतलब अहमदाबाद कौन से आपका पास में है, तो याद रखेंगे कौन से आपका, साबरमती। कोलकाता, कोलकाता आपका कौन सा है, हुगली, कौन सा है आपका, हुगली। ये आपके दिन में दो दिशाओं में चलती है, ये भी याद रखेंगे। ये अपने दो दिशाओं में हवा के कारण जो है आपका दिन में सुबह अलग दिशा में प्रवाह होता है, शाम को अलग दिशा में प्रवाह होता है। तो कोलकाता कौन सी शहर पर है, हुगली। उसके बाद याद रखना डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ के बारे में एक याद रखना, पेट्रोलियम का बहुत बड़ा आपका यहाँ पर भंडारण है, पेट्रोलियम के लिए फेमस है। कौन सा, डिब्रूगढ़, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। हैदराबाद आपका कौन सी नदी है, मूसी नदी पर, हैदराबाद शहर आपका मूसी नदी पर। जबलपुर कहां आपका, नर्मदा एमपी, जबलपुर कहां पर है आपका, नर्मदा एमपी। सूरत अधिवेशन याद आ रहा होगा, ताप्ती नदी। ग्वालियर कहां पर है, चंबल, है ना, जहां बीहड़ चंबल के डाकू रहते थे। मदुरै कहां पर है, वैगई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिक कहां पर है आपका, गोदावरी। और उज्जैन कहां है आपका, शिप्रा या छिप्रा। देखिए ये 11 अगर आपको पूछेगा, अगर आपको क्वेश्चन दूंगा तो पहले इन 11 को ही पहले प्राथमिकता दूंगा। गंगा नदी के तट पे यही सवाल, क्योंकि गंगा नदी के तट पर बहुत सारे शहर आते हैं, इसलिए इसके सवाल ज्यादातर नहीं है वाला बनते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको आप एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ सकते हैं। दिल्ली यहां नहीं है, पर आगरा यमुना, अहमदाबाद साबरमती, कोलकाता हुगली, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, हैदराबाद मूसी, जबलपुर आपका नर्मदा, सूरत तापी, ग्वालियर चंबल, मदुरै वैगई नदी, नासिक आपका गोदावरी, और उज्जैन कहां है आपका, शिप्रा। उज्जैन कहां है आपका, शिप्रा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, नदी के किनारे स्थापित शहर। छत्तीसगढ़ के भी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे अगर हम जो है इसको देखेंगे, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान समझिएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। देखिए हमने जनगणना के प्रश्न भी इसमें शामिल किए हैं। आप भी जानते हैं कि जनसंख्या या सेंसस या आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड सवाल आते हैं, तो जनगणना के बारे में आप देखिए, सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी पूछेगा तो मार देना 1872, 1872 में भारत में पहली बार जनगणना की गई थी। अब जनगणना जो है आपका केंद्र का मामला है, केंद्र सरकार के अधीन है जनगणना। तो आप देखेंगे इससे संबंधित क्या क्या रहेगा। पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो, ना भूलना नहीं है, लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुआ था।
तो याद रखेंगे पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में कब हुआ था? 1872 में हुआ था। जबकि नियमित जनगणना किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में हुआ था। नियमित जनगणना का मतलब होता है प्रत्येक 10 वर्ष में आपका जनगणना जो शुरू हुआ था वो आपका 81 में। तो डेट भी याद रखना है और वायसराय का नाम भी याद रखना है। ये ध्यान रहे, डेट भी याद रहे, वायसराय का नाम भी आपको याद रहे। तो याद रखेंगे आपका पहली बार जनगणना मेयो 1872, 10 वर्ष में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन 1881। 2011 की जो जनगणना हुई है ना, हमारे पास 21 की भी डेटा है पर 2011 की जो जनगणना हुई वह 15वीं जनगणना थी। यानी 1881 से अगर आप 2011 तक देखोगे तो कौन से नंबर की जनगणना रही है? 15वीं नंबर की। 21 16वीं नंबर की हो जाएगी। याद रखेंगे 2021 की जनगणना कौन सी नंबर की हो जाएगी? 16वीं नंबर की हो जाएगी। और स्वतंत्रता के बाद अगर देखें तो स्वतंत्रता के बाद जो पहली जनगणना 1951 में हुई थी और स्वतंत्रता के बाद 1951 हुई, तब से लेकर अभी तक आप देखोगे तो 2011 की जनगणना कौन सी थी? 7वीं। तो आप स्वतंत्रता के बाद देखोगे तो कौन सी हो जाएगी? 8वीं। 16 का आधा क्या हो जाएगा? 8। समझ में आ रहा है? तो 21 के हिसाब से पूछेगा तो याद रखना 16 और 8, और 11 के हिसाब से पूछेगा तो 7वीं, और याद रखना है आपका 16वीं, आपका 15वीं। ठीक है। जनसंख्या विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? विभाजक वर्ष का मतलब है जनसंख्या में एकदम से परिवर्तन हो जाना को जनसंख्या विभाजक वर्ष कहते हैं। और ऐसा हुआ था 1921 में। कारण था प्रथम विश्व युद्ध और बहुत सारे अकाल। आप देखते हैं कि 14 से 18 तक भारत विश्व में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा था। कई लोग इसमें मारे गए थे युद्ध में, महामारी में, पेंडेमिक में, अकाल के कारण बहुत सारी चीजें हुई थी। तो उस समय जनसंख्या एकदम से क्या हो गई थी? कम हो गई थी। इसलिए 1921 को जनसंख्या विभाजक वर्ष कहते हैं। ये याद रखेंगे। तो जो शुरुआत के डेटा रहेंगे वो इसी तरह के याद रखना। मेयो 72, 81 रिपन है ना, 7वीं वो आपका 8वीं हो जाएगा, ये 15वीं वो 16वीं हो जाएगा। पहली बार स्वतंत्रता के बाद जनगणना कब हुआ था? तो 1951 याद रहेगा। तो जनगणना से रिलेटेड जो है ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना में, ठीक है, जनगणना स्वतंत्रता से, ठीक है, ये आंकड़ों के अनुसार है। ठीक है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार स्वतंत्रता आ गया है। आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है? आबादी मतलब पॉपुलेशन जो है अधिकतम थी। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखें तो किस राज्य की पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में आपको सोचना नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है? उत्तर प्रदेश में, है ना भाई। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है आपका? उत्तर प्रदेश में। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है आपका? तो उत्तर प्रदेश में। और क्या क्या बातें जो आपको याद रखना है? अगर सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है तो सबसे कम वाला आबादी वाला राज्य कौन सा है? याद रखेंगे सिक्किम। कौन सा है आपका? सिक्किम। तो सिक्किम आपका कम आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश आपका सबसे ज्यादा वाला आपका राज्य है। सर्वाधिक अगर आप संख्या देखोगे तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, और बिहार के बाद क्या होगा? पश्चिम बंगाल। तो मैप में याद करने का तरीका अलग है। देखो यूपी याद रखो, यूपी के बाजू में बिहार है, बिहार के बाजू में पश्चिम बंगाल है। ये तीनों आपके शामिल है। तो पहले नंबर पर यूपी है, तीसरे नंबर पर बिहार है, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। एक ठोक अलग से याद रखना, महाराष्ट्र क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल में थोड़ा बड़ा है इसलिए वहां की जनसंख्या को हम सेकंड नंबर में काउंट करते हैं। तो आपका यूपी, यूपी से महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल लगातार आपका बेल्ट बनेगा। तो याद रखना, क्रम पूछेगा तो याद रखना। कभी कभी लिंगानुपात या जेंडर रेशियो या आपका सेक्स रेशियो पूछा जाता है। सेक्स रेशियो का मतलब होता है 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। जैसे महिलाओं की संख्या को ऊपर लिखा जाता है और पुरुषों की संख्या को नीचे लिखा जा सकता है। तो प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? तो 943। ठीक है, कितना था आपका? 943 याद रखना। ठीक है, उसके बाद आपका याद रखना, ठीक है, लिंगानुपात में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो केरल कौन है आपका? केरल। लिंगानुपात में सबसे ज्यादा कौन है आपका? केरल। कहां का लिंगानुपात से ज्यादा है? केरल। केरल के बाद याद रखना आपका पुदुचेरी। क्या है आपका? पुदुचेरी। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद आ जाएगा आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इधर से साउथ वाले लोग, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और यहीं पर क्या है? पुदुचेरी। तो जो साउथ के में ही आपका लिंगानुपात क्या है? ज्यादा दिखता है। साउथ में आप देखे होंगे, है ना, छत्तीसगढ़ में भी आपका बस्तर जो है क्षेत्र साउथ क्षेत्र है, साउथ छत्तीसगढ़ में ही लिंगानुपात ज्यादा दिखेगा।
दिखेगा, जैसे आप कोंडागांव को जानते हैं। तो इस प्रकार याद रखना केरल आपका ज्यादा है, जहां लिंगानुपात ज्यादा है मतलब समझ जाना वहां लिटरेसी रेट, साक्षरता भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो होती है वहां पर साक्षरता अपने आप ज्यादा आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से केरल याद रखेंगे, केरल जो है लिंगानुपात में भी टॉप में है, साक्षरता में भी आपका क्या है, ज्यादा है। देखिए साक्षरता में आपका केरल और बाजू में लक्षद्वीप और मिजोरम और गोवा। तो जितने भी आपके ये क्रिश्चियन पॉपुलेशन जहां आपको दिखेगा, क्रिश्चियन लोगों की मेजोरिटी जहां ज्यादा दिखेगी वहां पर कहीं ना कहीं आपको साक्षरता ज्यादा दिखेगा। तो केरल, केरल से नीचे लक्षद्वीप और एक आपका उधर आ गया तो आपका मिजोरम और गोवा, यहां पर भी आपको साक्षरता दिखाई देती है। तो कभी कभी याद रखना कौन कैसा है, पहला है दूसरा है, बेसिक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में है आने वाला है वो है आपका इंदिरा गांधी नहर निकलती है ना, इंदिरा गांधी नहर, नहर वगैरह से भी क्वेश्चन पूछता है। तो इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है पूछेगा तो याद रखना हरिके बांध से। कहां से आपका? हरिके बांध। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है, तो इंदिरा गांधी नहर जो है हरिके बांध से निकलती है। अब आइए थोड़ा सा समझते हैं कि जो इंदिरा गांधी नहर है वह राजस्थान की है। कहां से? राजस्थान की महत्वपूर्ण नहर है और इस नहर का उद्घाटन 1958 के तात्कालिक मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का, ठीक है, आपका उद्घाटन क्या इंदिरा गांधी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू, जो भी आपको बोला जाए तो याद रखना कौन किए थे? गोविंद वल्लभ पंत किए थे 1958 को। यह राजस्थान की प्रमुख क्या है आपका, ठीक है, नहर है। जबकि 2 नवंबर 1984 को इनका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। 84 में नामकरण इंदिरा गांधी हुआ है, 58 में इनका क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ गोविंद पंत के नाम से। भारत की सबसे लंबी नहर है, यह पंजाब राज्य में सतलज और व्यास नदियों के संगम से कुछ किलोमीटर नीचे हरिके के पास हरिके बैराज से शुरू होता है। कौन सी नदी पर है? तो देखिए आपका सतलज और व्यास, कौन सा आपका? सतलज और व्यास जो है पंजाब में आपका दोनों के संगम से कुछ दूरी पर आपको हरिके बांध दिखेंगे, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई थी। 84 में इंदिरा गांधी नाम हुआ था और जबकि 58 में इनका उद्घाटन गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। ये बेसिक सवाल आपके एग्जाम में दिखते हैं, तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 5वां प्रश्न, वो है केवलादेव घाना पक्षी विहार। कभी कभी आप देखे होंगे वन एग्जाम में पक्षी विहार वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बर्ड सेंचुरी वगैरह पूछे जाते हैं। तो पक्षी विहार कहां है? नाम दिया है केवलादेव घाना, तो केवलादेव घाना पक्षी विहार है भरतपुर राजस्थान में। याद रखेंगे केवलादेव आपका पक्षी विहार कहां है आपका? भरतपुर राजस्थान में है। याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी अगर पक्षी विहार पूछेगा, देखिए 5 जो टॉप के पक्षी विहार हैं आपका बर्ड सेंचुरी है उसको याद रखें। जैसे आंध्र प्रदेश में क्या है आपका? कोलेरू। क्या है आपका? कोलेरू। आंध्र प्रदेश में कोलेरू है, समझ में आ रहा है? वहां पर आप देखोगे केवलादेव, केवलादेव राजस्थान में है, कोलेरू कहां है? आंध्र प्रदेश। गोवा में क्या है? सलीम अली। गोवा में क्या है आपका? सलीम अली। गुजरात में है आपका नल सरोवर। गुजरात में क्या है आपका? नल सरोवर। हरियाणा में क्या है? सुल्तानपुर। क्या है आपका? सुल्तानपुर। और कर्नाटक में है आपका रंगनथिट्टू। क्या है आपका? रंगनथिट्टू। तो रंगनथिट्टू कहां है? कर्नाटक में। हरियाणा में क्या है? सुल्तानपुर, ठीक है, हरियाणा के लोग सुल्तान होते हैं, थोड़ा याद रखे रहना। गुजरात में क्या है? नल, गुजरात में नल लगा है, ऐसे याद रखे रहना, सरोवर बहुत ज्यादा पानी है। गोवा में कौन है? सलीम। गोवा में कौन है? सलीम। और आंध्र प्रदेश में क्या है आपका? कोलेरू। तो इस तरीके से पक्षी विहार वगैरह से भी प्रश्न आते हैं, कभी मैच द फॉलोइंग भी पूछ देता है या कभी स्टेट का नाम पूछ देता है, जैसे आपका ये वाला प्रश्न है। तो इस तरीके से भी आप इसको कवर करेंगे, इससे ज्यादा पक्षी विहार अभ्यारण्य आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इतना आपको जो है याद रखना है। चलिए अगला जो आपके स्क्रीन पर प्रश्न है, 6वां प्रश्न, वो है आपका भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यहां पर आपको जो अगला सवाल पूछा गया है वो आपका पूछा गया है, ठीक है, नेशनल, ठीक है, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान में। छत्तीसगढ़ में भी 3 नेशनल पार्क हैं, एक आपका कांगेर घाटी,
ठीक है, एक आपका कांगेर घाटी, एक आपका इंद्रावती और एक आपका गुरु घासीदास। क्या है आपका? गुरु घासीदास या संजय गांधी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में भी 3 आपके फेमस नेशनल पार्क है जिसको आप छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं। हम अभी भारत के संदर्भ में देख रहे हैं, फिर भी छत्तीसगढ़ को याद रखें। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो याद रखेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन है आपका? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहां है आपका? उत्तराखंड में। कभी भी लोकेशन भी पूछ सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है, तो उत्तराखंड में। अब कुछ प्रमुख सेलेक्टेड नेशनल पार्क हैं, लगभग मैंने 10 सेलेक्टेड नेशनल पार्क आपके लिए निकाले हैं। देखिए ध्यान समझिएगा। गिर, गिर कहां? तो गिर कहां है? गुजरात। ग से गिर, ग से गुजरात। ठीक है, अब गुजरात है तो रात को व्यक्ति क्या हो जाएगा? अंधेरे में गिर जाता है, ऐसा याद रखे रहना। कंचनगंगा, तो नाम से कंचनगंगा पता चल रहा है सिक्किम। भारत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है कहां है? सिक्किम में। नामदफा, क्या है आपका? नामदफा। नामदफा कहां है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। काजीरंगा, काजीरंगा कहां है जी? असम में। कहां है? असम में। मानस और काजीरंगा दोनों कहां है? असम में। वाल्मीकि कहां रहते थे? बिहार में। कहां? बिहार में। बंदीपुर, बंदीपुर कहां आपका? कर्नाटक। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, बंदी को कहां रखो? कर्नाटक में। वाल्मीकि कहां? बिहार में। मानस और काजीरंगा असम में। नामदफा अरुणाचल में। कंचनजंगा सिक्किम में। गिर कहां? गुजरात में। जिम कॉर्बेट कहां? उत्तराखंड में। साइलेंट वैली आप जान रहे कहां है आपका? केरल में। साइलेंट वैली कहां है आपका? केरल में। और नोकरेक, नोकरेक कहां है आपका? मेघालय। तो मेघा की नाक, ऐसा याद रखे रहो, मेघा का नाग है। करेला खा के साइलेंट रहो, ऐसे याद रख लेना। बंदी को कहां रखो? कर्नाटक में। वाल्मीकि कहां? बिहार में। ऐसे कई प्रकार से ट्रिक से माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। और एक चीज और ध्यान समझना बेटा कि भले ही मैं हॉस्टल वार्डन के लिए आपको पढ़ा रहा हूं ऐसा बोल के, लेकिन आपके हर एग्जाम में, चाहे आप एटलीस्ट पीएससी जैसे एग्जाम में भी बैठेंगे, तो ये सब सवाल आपके बहुत ही काम आएंगे। प्रयोगशाला में भी आपका काम आएगा, हॉस्टल वार्डन में भी काम आएंगे। आने वाले जितने भी वैकेंसी व्यापम के होंगे उन सब में आप इनको देखेंगे, आपका काम आएगा। पूरा जीएस का कलेक्शन आपको मिलेगा और भी क्लासेस आपको जो है मिलती रहेगी, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न जो आपका 7वां नंबर का है वो है आपका लेप्चा तथा भूटिया जनजाति। देखिए जनजाति से भी क्वेश्चन आता है, प्रजातियों से भी क्वेश्चन आता है। तो आपका लेप्चा और आपका भूटिया, ये जनजाति कहां निवास करती है? तो याद रखेंगे, सीधा सीधा मारना, लेप्चा और भूटिया जो है आपका कहां पाई जाती है? आपका सिक्किम में। हर जनजाति एक जगह पर्टिकुलर नहीं रहते जी, सब आपका डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, वितरण रहता है, लेकिन कुछ जनजाति विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है। तो लेप्चा और भूटिया कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? उत्तर आपके भारत में, यानी कि कहां आपका? सिक्किम में। तो याद रखना कुछ और जनजाति जैसे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर फेमस है बकरवाल और गुज्जर के लिए, तो बकरवाल और गुज्जर कहां पाया जाएगा? जम्मू कश्मीर। सिक्किम में क्या पाया जा रहा है? लेप्चा। तमिलनाडु में पाया जाता है टोडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तमिलनाडु में कौन सा पाए जाते हैं आपका? तो तमिलनाडु में पाए जाते हैं टोडा। झारखंड में क्या पाए जाएंगे? संथाल, मुंडा, हो, उरांव। इसलिए छत्तीसगढ़ में इन जनजातियों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे आपका झारखंड बॉर्डर में आपका झारखंड में क्या पाया जाएगा? संथाल, मुंडा, हो और उरांव। मेघालय का मैंने उस दिन बताया था, पहाड़ के नाम पर ही, जनजाति के नाम पर ही पहाड़ का नाम है गारो, खासी और जैंतिया। क्या नाम है? गारो, खासी और जैंतिया। राजस्थान में जो पूछे जाने वाला है मीना, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील। ठीक है, तो भील जनजाति थोड़ा सा याद रखना, राजस्थान हल्का सा एमपी में दिखेगा। सहरिया पूछा जाता है एग्जांपल में, तो राजस्थान के लोग थोड़ा सहरिया, मीना याद रखेंगे। उत्तराखंड में थारू, उत्तराखंड में क्या है आपका? थारू। तो ये 7 पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, बकरवाल गुज्जर जम्मू कश्मीर, लेप्चा सिक्किम, तमिलनाडु में टोडा, मुंडा, हो, उरांव, संथाल कहां आपका? तो ये है आपका झारखंड, गारो, खासी, जैंतिया मेघालय, मीना, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील ये सब आपका राजस्थान। थारू कहां पर है आपका? उत्तराखंड। जनसंख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील, गोड़ और क्रमशः संथाल को मानी जाती है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ की भी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोड़। भारत के हिसाब से देखोगे जनसंख्या के आधार पर तो सबसे बड़ी
जनजाति भील, भारत के साथ में गोंड, और क्रमशः कौन है आपका संथाल। तो ये भी एग्जाम में याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इन चीजों को समेट के रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 8वां प्रश्न है, ठीक है, और वो है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। तो देखिए भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति आप देखिए, अगर आप, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से देखें दोनों प्रश्न, इसलिए मैं जानबूझ के कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए रखा हूं। दोनों आप देखोगे जनसंख्या के हिसाब से, अगर आप देखोगे तो आपका कौन है, आपका भील, और दूसरी बड़ी जनजाति कौन सा है, आपका गोंड। अगर भील ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या लगाओगे, गोंड। यहां पर दोनों ऑप्शन में तो क्या लगाओगे, आपका भील। लेकिन आपके जनजाति विविधता के आधार पर, जिसके सबसे ज्यादा उपजातियां हैं, उपजाति के आधार पर आप देखोगे या वितरण के आधार पर देखोगे तो सबसे ज्यादा वितरण किसका दिखाई देता है, गोंड का। तो इस क्वेश्चन में यहां पर गोंड ना लेके आपको क्या लेना है, भील लेना है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति जनसंख्या के हिसाब से भील है, और जनजातियों में उप जनजाति या जनजाति अलग अलग भागों में बटे होने के कारण, वितरण होने के कारण गोंड जो है, कई जगहों पर गोंड को भी देखा जाता है। तो गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है भारत की, और तीसरी बड़ी जनजाति संथाल है, ये आपको याद रखना है। भील को अभी आंसर लेना है जनसंख्या के आधार पर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपका 9वां प्रश्न है, कौन सा आपका, तो 9वां प्रश्न देखिए, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेर सूरी राजमार्ग कहते हैं। मैंने भारतीय इतिहास में आपको पढ़ाया था, शेर शाह सूरी सूरवंश के राजा थे, और इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था। क्या आपका, ग्रांड ट्रंक रोड, इसको सड़क ए आजम बोलते थे। क्या बोलते थे आपका, सड़क ए आजम। तो सड़क ए आजम कौन बनाए थे, शेर शाह सूरी। और कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग को ऐसा कहते हैं, तो याद रखेंगे नेशनल हाईवे 1। नेशनल हाईवे 1 को शेर शाह सूरी राजमार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल में इसे सड़क ए आजम या ग्रांड ट्रंक रोड, ये ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो ऑकलैंड ने कहा है। किसने, आपका ऑकलैंड ने इन्हें क्या कहा है, ग्रांड ट्रंक रोड। नहीं तो आपका मुस्लिम शब्दावली में देखोगे तो उन्हें सड़क ए आजम कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग से विशेष तथ्यों को समझिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे 7 भारत की सबसे बड़ी नेशनल हाईवे है, ठीक है। जैसे आप छत्तीसगढ़ में पढ़ते हो नेशनल हाईवे 30 आपके छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नेशनल हाईवे है, वैसे भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 7 है। अगर सबसे छोटा देखोगे तो आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ में याद रखना, छत्तीसगढ़ में 30 सबसे बड़ा है और 163 ए सबसे छोटा है। यहां पर 47 ए सबसे छोटा है और 7 सबसे क्या है, आपका बड़ा है। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत का एक योजना था सड़क जोड़ो परियोजना में, और इसमें 4 प्रमुख मेट्रो शहर को भी जोड़ा गया था। एक आपका उत्तर में दिल्ली, पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में बंबई और दक्षिण में चेन्नई। तो यहाँ दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से आपका चेन्नई, और चेन्नई से आपका बंबई, बंबई से वापस कहाँ, दिल्ली। ये चतुर्भुज के जैसा दिखता है, इसलिए इसे आपका गोल्डन क्वाड्रेंट, आपका स्वर्णिम चतुर्भुज आपका योजना के तहत जो है निर्माण माना जाता है। तो कभी कभी ये भी पूछता है कौन से 4 शहरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जोड़ा गया था, क्या किया गया था, कैसे किया गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सड़क के बारे में उतना ज्यादा नहीं बनता है, फिर भी बड़ा कौन है, छोटा कौन है, सड़क ए आजम कौन है, शेर शाह सूरी, ये सब प्रश्न दिखते हैं एग्जाम में, तो इतना आपको अच्छे से दिमाग में सेट करके रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर वो है 10वां प्रश्न, ठीक है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये इतिहास को भी जोड़ती है और आपके ज्योग्राफी को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में, तो आप जानते हैं कौन, आपका लाल डलहौजी। कब, आपका 16 अप्रैल 1853, उस दिन बताया था। 16 अप्रैल 1853 में पहली बार आप देखोगे तो रेलवे लाइन के जाल बिछाने वाले कौन थे, लाल डलहौजी। हड़प नीति का सिद्धांत यही लाए थे। लेकिन अगर आपको पूछेगा रेलवे विभाग या रेलवे में सुधार किसने किया था, तब क्या लगाओगे, लॉर्ड कर्जन। रेलवे में सुधार करने वाले कौन है, लॉर्ड कर्जन। और कौन थे उसके आपके मेन आयोग के अध्यक्ष, रॉबर्टसन। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कौन है आपका, रॉबर्टसन। पहला रेल कब चला था, तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच, याद रखेंगे। अलग अलग आप देखोगे तो लगभग आपका 18 जोन में बांटा गया है रेलवे जोन को। कुछ प्रमुख जोन को आप समझिएगा, आपका यहां पर जोन है, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। जैसे आप सभी जोन को देख लिए, चारों दिशाओं में ऐसा आपका 8 डायरेक्शन बना दीजिए, या आपका 8। उत्तर रेलवे, तो उत्तर में सबसे प्रमुख कौन है, आपका दिल्ली। तो एक ठोक आ गया दिल्ली। उत्तर के बाद आप कहां आओ, दक्षिण। दक्षिण में प्रमुख शहर कहां हो गया, चेन्नई। कहां हो गया, चेन्नई। ऊपर दिल्ली रहेगा, नीचे चेन्नई। पूर्व में आपको पता है कहां रहेगा, कोलकाता। और पश्चिम में कहां रहेगा, बंबई।
समझ में आ रहा है? वही 4G स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसको जो ना 4 मेट्रो शहर, 4 पहले रेलवे बनेगा तो ऊपर में दिल्ली, नीचे में चेन्नई, इधर कोलकाता, मुंबई, 4 ठोक हो गया। उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूरब रेलवे, पश्चिम रेलवे। अब देखिए जो 4 और एक्स्ट्रा बचा है उसमें आइएगा, ठीक है आपका, ठीक है पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम यहां पर आओगे तो दक्षिण पश्चिम में आ जाना यहां पर हुबली, कौन सा है आपका? हुबली। अब यहां पर सेट करो, दक्षिण पश्चिम में कौन है? हुबली। उत्तर पश्चिम में जयपुर, यहां पर आपका राजस्थान पड़ता है ना इधर, तो दिल्ली और बंबई के बीच में आप रखो राजस्थान, आपका जयपुर, ठीक है। कौन हो गया आपका? जयपुर। उत्तर, ठीक है, उत्तर आपका पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर में कौन सा हो गया? गोरखपुर। ये दोनों के बीच में कौन आएगा? गोरखपुर, ठीक है। और दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व मतलब यहां पर, तो इधर तो क्या है? समुद्र है, बंगाल की खाड़ी, तो वापस कहां आ जाएगा? कोलकाता। तो ध्यान रखना, इसीलिए समझा रहा हूं। 4 पहले शहर में डिवाइड करो, फिर आपका जयपुर हो गया, ये हुबली हो गया, ये आपका गोरखपुर हो गया। अब ये इधर तो पानी है जी, पानी में थोड़ी आएगा, तो आपका कहां रख दी उसको? कोलकाता। तो कोलकाता में भी आपका कौन सा वाला आ गया? तो कोलकाता में दक्षिण पूर्व वाला यही आ गया। उसके बाद देखिए उत्तर मध्य, उत्तर के मध्य यानी दिल्ली के नीचे, तो कौन सा आपका साइड में आ गया? प्रयागराज। पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व के मध्य में कौन आ जाएगा? तो पूर्व के मध्य में आपका हाजीपुर, ठीक है। दक्षिण मध्य में कौन आ जाएगा? सिकंदराबाद, यहां पर सिकंदराबाद, ठीक है। पश्चिम मध्य रेलवे में आपका आ जाएगा जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे मतलब यहां पर जबलपुर, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी कि गुवाहाटी, मध्य रेलवे मतलब मुंबई, मध्य में हमेशा मुंबई याद रखना यहां पर, ठीक है। तटीय रेलवे में भुवनेश्वर, इधर तटीय रेलवे में भुवनेश्वर, पूर्वी सीमांत रेलवे में कटिहार, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आपका बिलासपुर। तो बिलासपुर कौन सा जोन है? दक्षिण पूर्व मध्य। आप जब भी बनाओगे बेटा दिशा के हिसाब से बनाना और जगह को ट्रेस करना कि वाकई भारत में ये जगह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। काफी इजी होता है, काफी आसान होता है आपको याद रखना। तो कुछ जोन को याद रखना, कभी कभी आपको पूछेगा कि उत्तर पश्चिम रेलवे का जोन कहां पर है, तो देखना उत्तर पश्चिम मतलब राजस्थान, सर बोले थे जयपुर वाला एरिया है, तो ऐसे थोड़ा सा याद रखना, आपसे प्रश्न बन जाएगा, है ना। इस वीडियो को रिपीट करके एक बार और देखना तो आपको और समझ में आएगा। अगला प्रश्न है आपका 11 प्रश्न, भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? लगभग 4283 किलोमीटर तय करती है। तो कौन सा एक्सप्रेस? तो याद रखेंगे विवेक। कौन है आपका? विवेक एक्सप्रेस। भारत में जो विवेक एक्सप्रेस है वो सबसे लंबी दूरी तय करती है। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा असम से डिब्रूगढ़ से निकलकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाने वाली विवेक एक्सप्रेस देश की सबसे लंबी या दूरी, ज्यादा दूरी तय करने वाला क्या है? आपका एक्सप्रेस है। तो विवेक एक्सप्रेस का काम क्या है? आपका असम से डिब्रूगढ़ से ऐसे पूरा घूम के कहां तक जाएंगे? आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। तो सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाले कौन है आपका? तो सबसे दूरी तय करने वाले कौन है? विवेक एक्सप्रेस। तो अलग से कभी कभी आपका ये वाला प्रश्न भी आपके एग्जाम में दिखेगा, तो इसको थोड़ा सा अलग से याद रखना है, ठीक है। अब आपके प्रश्न में 12, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। देखो मैंने आपसे पूछा था इस प्रकार के सवाल आपके डायरेक्ट बनेंगे तो कैसा करोगे? तो पूर्व और मध्य यानी कि पूर्व ये दिशा और इसके मध्य में कौन था? तो मैंने बताया है क्या आपका? हाजीपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे में क्या आएगा? हाजीपुर। तो इस तरीके से थोड़ा मैप बना के पढ़ लेना, एक नजर मार लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो आपसे बनने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13वां है, ठीक है। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट को हम देख रहे हैं। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा है वो कहां निर्माणाधीन है? तो कहां पर निर्माणाधीन है? तो याद रखेंगे कहां पर? कोच्चि। कहां है आपका? कोच्चि। कोचीन भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है, ठीक है। ये याद रखेंगे। और 2 हवाई अड्डा अलग से और पूछता है कि राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो कई लोग दिल्ली वगैरह मारते हैं, कहां है आपका? हैदराबाद। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां है? तो कई लोग गुजरात मार देते हैं, क्या है आपका? कोलकाता। ये दोनों ही हवाई अड्डा लगभग आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए बाकी तो आपको नाम से पता चल जाएगा, है ना, जहां जहां का नेता वहां वहां। लेकिन थोड़ा सा याद रखना, सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के नेता थे, तो याद रखना कोलकाता। राजीव गांधी को स्पेशली याद रखो, ये हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और भारत का पहला जो निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा निर्माणाधीन वो कहां है आपका? कोच्चि में।
तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट से भी आपका प्रश्न जो है बनता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका 14 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा। देखिए बंदरगाह से बहुत बार व्यापम एसएससी में प्रश्न आया, तो ध्यान समझिएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तो मुंबई मार देना, कुछ नहीं सोचना है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, बंबई है। लेकिन बंबई का बंदरगाह कैसा है, शुरू से व्यापार हो रहा है, प्राकृतिक है। तो ये शब्द भी लगा हो तब भी और देखना, कृत्रिम शब्द लगेगा, सबसे बड़ा कृत्रिम तो मत मारना, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह या सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा है तब आप क्या लगाओगे, तब आप बंबई लगाओगे। अब देखो तमिलनाडु में जो चेन्नई बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम या समुद्री बंदरगाह है। अगर कृत्रिम बोलेगा तो आप क्या लगाओगे, चेन्नई, या समुद्री बंदरगाह कौन है, चेन्नई। भारत का एकमात्र जो नदी पर स्थित बंदरगाह है वो कौन सा है आपका, कलकत्ता। कौन सा है आपका, कलकत्ता बंदरगाह, जो नदी पर बनाया गया है। नवी मुंबई में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जेएनपीटी भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो सबसे बड़ा जहां कंटेनर्स उतारे जाते हैं या कंटेनर्स रखे जाते हैं वो बंदरगाह कौन है, नवी मुंबई में स्थित है जवाहरलाल नेहरू। नदी पर स्थित मात्र आपका कलकत्ता है। कृत्रिम पूछेगा तो चेन्नई है और प्राकृतिक पूछेगा तो आपका मुंबई है। कुछ भी नहीं पूछा और सबसे बड़ा पूछेगा तो क्या मार देना, मुंबई। तो बंदरगाह वगैरह से भी बेटा बहुत सारे बंदरगाह, पूर्व में भी पश्चिम में, पूर्व में ज्यादा बंदरगाह आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस तरीके से। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न 15वां नंबर का, वो है दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है। देखो कभी कभी आप देखेंगे उद्योग वगैरह से पूछते किसके सहयोग, जैसे हमारा भिलाई स्टील प्लांट है वो रसिया के सहयोग से बने हैं, है ना। राउरकेला, बोकारो हो गया, दुर्गापुर हो गए, इनको पूछा जाता है। तो याद रखेंगे जो दुर्गापुर लौह इस्पात है आपका संयंत्र है वो किसके सहयोग से बना है, तो दुर्गापुर आपका किसके, ब्रिटेन के सहयोग से। किनके सहयोग से, आपका ब्रिटेन के सहयोग से। तो याद रखना ब्रिटेन के सहयोग से क्या बना है, दुर्गापुर। ब्रिटेन के सहयोग से क्या बना है, दुर्गापुर लौह संयंत्र, ठीक है। तो याद रखना, आगे हम इसका डिटेल करते हैं कि आगे हम किस प्रकार से इसको देखेंगे। तो देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है, तो अभी मैंने बताया कौन है आपका, रूस, ठीक है। दुर्गापुर किसके, आपके, तो याद रखना दुर्गापुर किनके है, तो दुर्गापुर है आपका किसके, ब्रिटेन के। और भिलाई इस्पात संयंत्र किसके है आपका, रूस से। तो पहले दोनों को याद रखो, दुर्गा मतलब ब्रिटेन, ऐसा याद रखना, दुर्गा मतलब ब्रिटेन, कई बार कंफ्यूज हो जाता है। और आपका भिलाई मतलब आपका क्या, रूस। इसी से मैत्री बाग बना है, दोनों की मित्रता का प्रतीक, मैत्री बाग, मैत्री गार्डन। तो याद रखेंगे, ये आपको एग्जाम में पूछे, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। थोड़ा सा इस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। भारत में इस्पात कारखानों में कौन सा का समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे, जो स्वतंत्रता के तुरंत बाद बने हैं। तो एक आपका भिलाई 1955, दुर्गापुर और राउरकेला लगभग 1959। तो याद रखना भिलाई, ठीक है, यानी कि आपका ठीक बी, एक है आपका दुर्गापुर और एक है आपका राउरकेला, बीडीआर, ऐसा याद रखना। जो बीडीआर है वो बीडीआर जो है स्वतंत्रता के बाद जो है आपके बनने वाले प्रमुख इस्पात संयंत्र रहेंगे, बीडीआर। अब थोड़ा सा हम जितना भी पढ़े उसको थोड़ा सा डिटेल देखिए कैसे करेंगे। तो याद रखना यहां पर हम इसको समझते हैं कि क्या है कैसा है। देखिए जो आपके भिलाई इस्पात संयंत्र है वो 1955 में बना है, छत्तीसगढ़ में, किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। अभी पढ़े ना, अभी क्वेश्चन भी है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना है, रूस के। कहां पर है, छत्तीसगढ़ के भिलाई में। कब बना है, 1955। दुर्गापुर कारखाना 59 में बना है, पश्चिम बंगाल में है। और ये ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से बने हैं, जिसको हमने अभी पढ़ा है। दुर्गा मतलब ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। राउरकेला इस्पात जो कारखाना है, ठीक है, ये उड़ीसा में है, ये भी 59 में बना है और ये बना है जर्मनी। राउरकेला मतलब जर्मनी, दुर्गा मतलब ब्रिटेन, भिलाई इस्पात संयंत्र मतलब रूस, ठीक है। और उसके अलावा और कुछ कुछ जानो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यह भारत का सबसे पुराना लोहा इस्पात केंद्र है। कौन, टिस्को, क्या बोलते हैं, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये निजी क्षेत्र का उद्यम है। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी झारखंड के सिंहभूमि जिले में। जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना की थी। बाद में इसका नाम बदलकर जमशेदजी के नाम पर, ठीक है, याद रखना जमशेदपुर रख दिया गया था, इसी के नाम पर शहर का नाम। और 1911 में कच्चा लोहा और 1912 में इस्पात का उत्पादन इन्होंने प्रारंभ किया था। तो टिस्को कब बना था, जमशेदजी के नेतृत्व में, इसी से जमशेदपुर बनेंगे। 1907, 11, 12 में उत्पादन लगभग हुआ है।
उसके बाद आपका याद रखना इंडियन आयरन स्टील कंपनी, इसी को बोलते हैं आपका IISCO, इसको ये पश्चिम बंगाल के कुल्टी, हीरापुर, ठीक है, और बमपुर में 3 संयंत्र क्रमशः 64, 8 और 37 में स्थापित किए गए थे। इसको का याद रखना, इन संयंत्रों को एक साथ मिला दिया और इन्हें इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी या क्या कहा गया, इसको। तो इसको जो है वो कुल्टी, हीरापुर और बमपुर को मिलाकर इसको बनाया गया था 64, 8 और 37 में, ठीक है। और याद रखेंगे कि नाम से इनको जाना जाता है। और एक याद रखना बोकारो प्लांट, ये भी 64 में बना है। बोकारो स्टील सिटी जो है कहां है, झारखंड में, ठीक है। और ये बनाया गया था रूस से। तो देखो आपका जो मैत्री बाग है या आपका भिलाई स्टील प्लांट है और आपका बोकारो रूस के सहयोग से है, दुर्गा ब्रिटेन मैंने कहा है, ठीक है। राउरकेला कहां से है, आपका जर्मनी। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना बेटा, इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं तो आपका बिल्कुल बनना चाहिए। हर बार एग्जाम में आया है, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, यह है आपका 18वां प्रश्न। भारत का सबसे महत्वपूर्ण, कभी कभी देखो ये भी क्वेश्चन आता है उद्योग में, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग शब्द को ध्यान देंगे। भारत का सबसे प्रमुख लघु उद्योग कौन सा है, तो याद रखेंगे कौन सा, हथकरघा। कौन सा आपका, हथकरघा। हथकरघा उद्योग भारत का सबसे लघु उद्योग है, काफी ज्यादा आपका छोटे छोटे व्यवसायों में फेमस है। तो ये भी एक क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस डाल दिया है, सीधा आंसर याद रखना हथकरघा। हथकरघा भारत का सबसे प्रमुख क्या है, आपका लघु उद्योग है। उसके बाद देखिएगा प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहां पर स्थापित किया है, शोधनशाला कहां पर बना है, पेट्रोलियम के संदर्भ में। तो थोड़ा सा याद रखना, मैंने आपको अभी बताया था असम के डिगबोई में, याद आ रहा है, हम लोग अभी पढ़े थे डिगबोई शहर ब्रह्मपुत्र नदी पर है, याद आ रहा है। और उन्हीं पर आपका इस तरीके से परिसंस्करण संयंत्र बनाया गया है। तो थोड़ा सा पेट्रोलियम को भी जाने। सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों यानी कि कहां, असम और मेघालय में फैला है। असम घाटी तेल क्षेत्र में भारत का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन तेल क्षेत्र है। यहां सबसे पहले 1837 में सेना के एक अधिकारी द्वारा तेल की खोज की गई थी, ठीक है। तो असम में जो डिगबोई है, यहां पर सबसे पहली बार तेल की खोज की गई थी 1837 में ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी ने। और अगर अन्य जगहों में पूछेगा तो गुजरात की खंभात की खाड़ी काफी फेमस है। जैसे इन क्षेत्रों में देखोगे तो अंकलेश्वर और खंभात, याद रखेंगे कहां कहां, एक हो गया असम में डिगबोई, गुजरात में कहां हो गया, खंभात और अंकलेश्वर, खंभात और अंकलेश्वर। और मुंबई में आप देखोगे तो बॉम्बे हाई, क्या है आपका, बॉम्बे हाई। ये सब आपके पेट्रोलियम के लिए फेमस है, याद रखना। एक डिगबोई है, एक गुजरात का अंकलेश्वर और खंभात की खाड़ी है, और एक आपका याद रखना है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई से भी अभी वर्तमान में देखोगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। ये आपको याद रखना है, नाम नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न जो है, ठीक, अगला प्रश्न जो है वो है आपका भारत में रेल के डिब्बे कहां बनाए जाते हैं। देखिए कभी कभी सरल सरल सवाल आ जाता है, कहां पर बनता है बोगी वगैरह, तो याद रखेंगे आपका कपूरथला तथा पेरंबूर में, ठीक है। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में रेल के डिब्बे कहां बनाए जाते हैं, तो कपूरथला और पेरंबूर में। इस प्रकार से रेल से संबंधित कुछ और प्रश्न जानिएगा। भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है, 1905 में। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो याद रखने जॉन मथई। कौन थे, जॉन मथई। पहला रेल बजट कब लाया गया था, 1925 में। भारत में सबसे ज्यादा रेलवे मार्ग कहां है, उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली ट्रेन कहां चली थी, तो रेड हिल में चली थी। कहां पर आपका, रेड हिल रेलवे थी, जो ये आपका हिल्स जो है कहां पर आपका, तो रेड हिल्स से चिंता द्रिपेट पुल तक चली थी, रेड हिल, याद रखना कहां चली थी, रेड हिल में। भारत की पहली ट्रेन जो है रेड हिल रेलवे थी, नाम था उनका रेड हिल, और पटरी बोलेगा तो 16 अप्रैल, ठीक है। और गोरखपुर जो रेलवे स्टेशन है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये पूरे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है जो कि भारत में है। तो गोरखपुर अभी पढ़े थे, कौन सा, उत्तर पूर्व वाला जोन गोरखपुर। तो उत्तर पूर्व जो गोरखपुर जोन है वह पूरे भारत ही नहीं विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर। 1905 में रेलवे विभाग बना। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। रेल बजट पहली बार 1925 में प्रस्तुत किया गया था। इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार दो
प्रश्नों के लिए अगर 2-3 प्रश्न आना है तो आप बिल्कुल जो है इतना पढ़ सकते हैं, और भी कुछ नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतने पढ़िए। आप ये जियोग्राफी का जो सेशन है ये खत्म होता है, हम बहुत ही जल्दी एक नए विषय के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको वीडियो जो है देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।